गली न्यूज इंडिया के टॉप 10 बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे वो अहम खबरें जिनकी चर्चा आपको नेशनल मीडिया पर नहीं दिखाई देगी। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आइए शुरू करते हैं रिपोर्ट। You will look at this app, you will compare it to all past experiences you've had with iPhones, and you are watching Gully News. रिपोर्ट की पहली खबर। नेपाल के बाद फ्रांस में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, बजट कटौती के विरोध में 1 लाख लोग सड़क पर, 80,000 पुलिसकर्मी तैनात, 300 उपद्रवी गिरफ्तार। नेपाल के बाद अब फ्रांस में भी सरकार के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बजट में कटौती के खिलाफ और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्तीफे की मांग को लेकर 1 लाख से ज्यादा लोग बुधवार को सड़क पर आ गए। दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्री ब्रूनो रेतेयो ने बताया, प्रदर्शनकारियों ने रेन शहर में एक बस को आग लगा दी। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में एक बिजली लाइन को नुकसान पहुंचने के बाद ट्रेन सेवाएं रोक दी गई। गृह मंत्री ने प्रदर्शनकारियों पर विद्रोह का माहौल बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। फ्रांस बंद का आह्वान लेफ्ट पार्टियों ने किया है। इस प्रदर्शन को ब्लॉक एवरीथिंग नाम दिया गया। सरकार ने 80,000 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया है। अब तक 200 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रदर्शन ऐसे समय हो रहे हैं जब फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकोर्नु अपना कार्यभार संभालने जा रहे हैं। एक दिन पहले फ्रांसवा बायरू ने अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। रिपोर्ट की खबर नंबर 2। नेपाल में जेन जेड ने रखी डिमांड, संविधान फिर से लिखा जाए, 30 साल से लूटी गई संपत्ति की जांच हो। नेपाल में पिछले 2 दिन से चल रहे हिंसक देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच सेना ने सुरक्षा की कमान अपने हाथों में ले ली है। पूरे नेपाल में शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बीच जेन जेड आंदोलन का नेतृत्व कर रहे युवाओं ने कई मांगे सेना और राष्ट्रपति के सामने रखी हैं। उनकी मांग है कि जनरेशन जेड आंदोलन के दौरान शहादत पाने वाले सभी को आधिकारिक रूप से शहीद घोषित किया जाए। इसके अलावा शहीद परिवारों को राष्ट्र की ओर से सम्मान, अभिनंदन तथा राहत उपलब्ध कराई जाए। बेरोजगारी, पलायन और सामाजिक अन्याय को समाप्त करने के लिए विशेष कार्यक्रम लाए जाएं। उनका कहना है कि ये आंदोलन किसी दल या व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण पीढ़ी और राष्ट्र के भविष्य के लिए है। युवाओं का कहना है कि देश में शांति की आवश्यकता है, लेकिन ये केवल नई राजनीतिक व्यवस्था की नींव पर ही संभव है। राष्ट्रपति और नेपाली सेना से उम्मीद है कि हमारे प्रस्तावों को सकारात्मक रूप से लागू किया जाएगा। आंदोलन नेतृत्व ने कई राजनीतिक मांग भी राष्ट्रपति और सेना के समक्ष रखी हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रतिनिधि सभा जनता का विश्वास खो चुकी है, इसे तत्काल भंग किया जाए, संविधान का संशोधन किया जाए या फिर से लिखा जाए, जिसमें नागरिकों, विशेषज्ञों और युवाओं की सक्रिय भागीदारी हो। अंतरिम अवधि समाप्त होने के बाद स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रत्यक्ष जन सहभागिता पर आधारित नया चुनाव कराया जाए। साथ ही प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्व की स्थापना की जाए। इसके अलावा आंदोलनकर्ताओं ने फौरी एक्शन प्लान के तौर पर डिमांड की है कि पिछले 3 दशकों में लूटी गई संपत्ति की जांच कर अवैध संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया जाए। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा और संचार जैसे 5 मूलभूत संस्थानों का संरचनात्मक सुधार और पुनर्गठन किया जाए। गौरतलब है कि नेपाल में छात्रों के नेतृत्व वाले जेन जेड विरोध प्रदर्शन, जो सोशल मीडिया पर सरकार के प्रतिबंध के जवाब में शुरू हुए थे, एक बड़े आंदोलन में बदल गए। ये आंदोलन भ्रष्टाचार और आम लोगों के प्रति उदासीनता के आरोपों के कारण केपी शर्मा ओली सरकार और देश के राजनीतिक नेताओं की बढ़ती आलोचना को दर्शाता है। रिपोर्ट की खबर नंबर 3। फिलिस्तीनियों के साथ भारत ने की धोखेबाजी, केरल के मुख्यमंत्री के बयान पर बवाल। गाजा में नरसंहार की वजह से इजराइल के खिलाफ दुनिया के ज्यादातर देशों में आक्रोश है। इजरायली सरकार गाजा में जंग खत्म करने को लेकर किसी भी देश की बात नहीं मान रही है। इजराइल अमानवीय व्यवहार और अहंकार को देखते हुए दुनिया के कई देशों और संस्थाओं ने अपने स्तर पर कार्रवाई की है। वहीं भारत की सरकार नरसंहार के आरोपी इजरायली सरकार के साथ बैठकर व्यापारिक और अन्य तरह की डील कर रही है। सलाम टीवी न्यूज में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच और भारत की वित्त मंत्री ने एक बड़ी डील होने का ऐलान किया। इजराइल के साथ डील करने को लेकर भारत में राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इजराइल के साथ डील करने को लेकर केंद्र सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही भारत सरकार पर फिलिस्तीनियों के साथ विश्वासघात का इल्जाम लगाया है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कट्टरपंथी इजरायली वित्त मंत्री बेजेल स्मोट्रिच की भारत में मेजबानी करने की निंदा की। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में मोदी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए लिखा
कि केंद्र सरकार द्वारा इजरायली वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच की मेजबानी करने के फैसले की निंदा करते हैं। उन्होंने स्मोट्रिच को फिलिस्तीनियों की जमीन पर क्रूर तरीके से कब्जा करने वाला और विस्तारवादी एजेंडे के मुख्य निर्माता करार दिया। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आगे लिखा कि जब गाजा में नरसंहार हो रहा है, नेतन्याहू की सरकार के साथ समझौते करना फिलिस्तीन के साथ विश्वासघात है। उन्होंने कहा, भारत और फिलिस्तीन की एकजुटता ऐतिहासिक तौर पर रही है। इस एकजुटता के साथ भारत की सरकार विश्वासघात कर रही है। मुख्यमंत्री पिनराई ने कहा कि फिलिस्तीन के लिए न्यायपूर्ण और स्थायी शांति का रास्ता अभी भी अधूरा है। ऐसे में इजराइल के साथ सैन्य, सुरक्षा और आर्थिक संबंध बनाए रखना निंदनीय है। रिपोर्ट की खबर नंबर 4। रेस्टोरेंट गए डोनाल्ड ट्रंप को फिलिस्तीन समर्थकों ने घेर लिया, कहा अपने वक्त के हिटलर हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वॉशिंगटन में एक रेस्टोरेंट में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया और उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। रेस्टोरेंट में ट्रंप अपने सहयोगियों के साथ मौजूद थे। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप को अपने समय का हिटलर कहकर संबोधित किया। उन्होंने फ्री फिलिस्तीन के नारे भी लगाए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कोड पिंक नाम के एक फेमिनिस्ट ग्रुप ने इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों की तरफ मुस्कुराकर सिर हिलाया और फिर उन्हें वहां से हटाने का इशारा करते हुए बोले, कम लेट्स गो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां मौजूद अन्य लोगों ने प्रदर्शनकारियों का विरोध किया, जिन्हें बाद में वहां से बाहर निकाल दिया गया। उनके साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, उपराष्ट्रपति जेडी वांस और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ भी थे। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले महीने डीसी में अपराध पर नकेल कसने के लिए नेशनल गार्ड सैनिकों को तैनात करने का फैसला किया था। ये फैसला 3 अगस्त को डोज के एक पूर्व कर्मचारी पर कार चोरी के प्रयास के दौरान हुए हमले के बाद लिया गया था। रिपोर्ट की खबर नंबर 5। 2 दिन में इतने लाख रुपए, हरदा के मुसलमानों ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाए पैसे। पंजाब में भारी बारिश की वजह से भयंकर बाढ़ आई। बाढ़ के कारण हजारों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। खेत खलिहान, घर और व्यवसाय बह गए हैं। हजारों लोग घर से बेघर हो गए। इस मुश्किल वक्त में मध्य प्रदेश के हरदा के मुस्लिम समाज ने मानवता और भाईचारे की मिसाल पेश की है। मुस्लिम समुदाय ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। सलाम टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सिर्फ 2 दिन के भीतर ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने 7,27,000 रुपए की राशि इकट्ठा कर ली है और ये पैसा सीधे बैंक खाते के माध्यम से पंजाब के बाढ़ राहत कार्यों में भेजी गई है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और संकट के समय हर व्यक्ति को अपने समुदाय और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। हरदा के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने राहत सामग्री जुटाने के लिए गांव के सभी घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वो अपने अपने स्तर पर योगदान देने के लिए आगे आएं। गौरतलब है कि पंजाब में बाढ़ से काफी तबाही मची हुई है। 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों मवेशी मर गए हैं। पंजाब के कई इलाकों में अभी भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। देश के कोने कोने से लोग पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। हरियाणा का मेवात जिला इसमें सबसे आगे है। मेवात की सभी मस्जिदों से ऐलान किया गया कि पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सभी आगे आएं। इस ऐलान के बाद महिलाएं, बुजुर्ग और युवा बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए और अपने गहने तक बेच दिए और राहत सामग्री से भरे सैकड़ों ट्रक पंजाब पहुंच गए। खबर नंबर 6। एक आईफोन डिजाइन कर रातों रात दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बन गया ये बांग्लादेशी मुस्लिम, कारनामा जानकर हैरान रह जाएंगे। एप्पल ने 9 सितंबर को नई आईफोन 17 सीरीज लॉन्च कर दी है। इसी इवेंट में एप्पल ने नया आईफोन एयर पेश किया है, जो अब तक का सबसे पतला स्मार्टफोन है। ये फोन टाइटेनियम डिजाइन में है, जिसमें फ्रंट और बैक दोनों सिरेमिक शील्ड से ढके हुए हैं। आईफोन एयर की पतली बनावट और प्रीमियम फीचर्स इसे खास बनाते हैं। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा इसी फोन पर हो रही है। इस मोबाइल को एप्पल और अब तक का किसी भी कंपनी का सबसे स्लिम फोन माना जा रहा है। इसी के साथ इस मोबाइल को डिजाइन करने वाले इंडस्ट्रियल डिजाइनर अबीदुर चौधरी भी चर्चा के केंद्र में है। आईफोन एयर को बनाने वाले एप्पल के इंडस्ट्रियल डिजाइनर अबीदुर चौधरी ने कहा है कि उनका लक्ष्य एक ऐसा आईफोन बनाना है जो भविष्य का हिस्सा लगे। उन्होंने बताया कि ये अब तक का सबसे पतला आईफोन है, जिसमें प्रो जैसी पावर है। ये एक विरोधाभास है, जिसे महसूस करने के लिए आपको इसे अपने हाथ में पकड़ना होगा। अबीदुर चौधरी का जन्म लंदन में हुआ। वो अभी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एप्पल के साथ इंडस्ट्रियल डिजाइनर के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की लॉफ्टबोरो यूनिवर्सिटी से प्रोडक्ट डिजाइन और टेक्नोलॉजी में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज कंसल्टेंट्स और करवेंटा जैसी कंपनियों में इंडस्ट्रियल डिजाइन इंटर्न के रूप में काम किया और लेयर डिजाइन में इंडस्ट्रियल डिजाइनर के रूप में अनुभव हासिल किया।
एप्पल के अनुसार आईफोन एयर की सबसे बड़ी विशेषता इसका पतला और हल्का डिजाइन होते हुए भी इसे शक्तिशाली फीचर्स से लैस होना है। ये सिर्फ 5.5 मिलीमीटर मोटा है और इसे अब तक का सबसे पावर एफिशिएंट आईफोन कहा गया है। कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी जीवन बहुत लंबी है और ये पूरे दिन चलेगी। खबर नंबर 7, कतर पर इजराइल का हमला, भारत का आया पहला रिएक्शन। इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में मौजूद हमास के दफ्तर पर भारी बमबारी की थी। इस बमबारी में हमास से जुड़े 6 लोग मारे गए थे। इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने अमेरिका को इन्फॉर्म करके कतर पर हमला किया। इस दावे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सामने आए और कहा कि इजराइल ने हमले की जानकारी दी थी। इस हमले से कतर बेहद नाराज है। इजरायली हमले के फौरन बाद मुस्लिम देशों समेत कई देशों ने कतर के समर्थन में बयान दिए हैं और इजरायली हमले की निंदा की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर से फोन पर बातचीत की है और दोहा में हुए इजरायली हमलों पर गहरी चिंता जाहिर की। पीएम मोदी ने एक्स पर यह जानकारी दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बात की और दोहा में हुए हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की। भारत कतर के भाईचारे वाले राज्य की संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा करता है। हम बातचीत और कूटनीति के माध्यम से मुद्दों के समाधान और तनाव को बढ़ने से रोकने का समर्थन करते हैं। भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए और सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा है। गौरतलब है कि गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से ही मिडिल ईस्ट सुलग रहा है। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल ने अब तक 6 मुस्लिम देशों पर हमला कर चुका है। इनमें सीरिया, लेबनान, यमन, ईरान और अब कतर पर हमला किया है। कतर पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव भड़क गया है। इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया था तो ईरान ने इजराइल पर पलटवार किया था। ईरान ने इजराइल में भीषण तबाही मचा दी थी। आखिरकार इजराइल को सीज फायर के लिए गुहार लगाना पड़ा था। अब इस हमले से एक नए मोर्चे पर युद्ध छिड़ने की संभावना बढ़ गई है। रिपोर्ट की खबर नंबर 8, उमरा से लौटे 5 हाजियों के साथ बदसलूकी पर भड़के मुस्लिम सांसद, कही बड़ी बात। हर मुसलमान की जिंदगी में एक ख्वाहिश होती है कि वो कम से कम एक बार हज या उमरा कर सके। इसी ख्वाहिश को पूरा करने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के 5 लोग हाल ही में उमरा करके लौट रहे थे। वो 22 अगस्त की रात सऊदी अरब से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। सभी हाजियों को लेने के लिए परिवार के लोग आए थे। पूरे खानदान में खुशी का माहौल था। सभी लोग एयरपोर्ट से निकलकर घर की तरफ लौट रहे थे। इसी दौरान उन्होंने गाड़ी दिल्ली के यमुना बाजार स्थित हनुमान मंदिर के पास रोकी ताकि देर रात का खाना खा सके, लेकिन ये ठहराव उनके लिए मुसीबत बन गया। रात में करीब 10:30 बजे सभी ने खाना खाया और हाथ धोकर वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी सिद्धार्थ शर्मा नाम के एक शख्स ने हाजियों पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने मंदिर कैंपस की दीवार पर शौच किया है। पीड़ित बिलाल के मुताबिक ये इल्जाम पूरी तरह झूठा था। उनका कहना था कि वो सिर्फ खाना खाकर हाथ धो रहे थे। इसी दौरान उनकी टोपी उतरवाई गई और मंदिर में जबरन माथा टिकाने के लिए मजबूर किया गया। बिलाल के बेटे दानिश ने एक निजी मीडिया को बताया कि उन्होंने इस विवाद को बढ़ने नहीं दिया क्योंकि उनके साथ पूरा परिवार, महिलाएं और बच्चे थे। दानिश के मुताबिक हम एक पाक सफर से लौटते थे। वापस आते ही इस तरह की घटना हुई। ये बेहद शर्मनाक था। हमें डर था कि अगर हमने जवाब दिया तो मामला पलटकर हमारे ही खिलाफ हो जाएगा और जेल जाना पड़ सकता है। वीडियो वायरल होने के बाद ये मामला और गर्मा गया। इल्जाम है कि खुद आरोपियों ने ही वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर इसे फैलाया। इससे पूरे देश में नाराजगी और गुस्से का माहौल है। इस घटना के बाद सियासी उबाल आ गया है। इसी बीच सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आने के बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की। पुलिस ने उन्हें भरोसा दिलाया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन अब तक ना तो एफआईआर दर्ज हुई है और ना ही कोई गिरफ्तारी। मसूद ने कहा कि वो दोबारा पुलिस कमिश्नर से बात करेंगे और कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। पीड़ितों ने भी दिल्ली पुलिस नॉर्थ जोन के डीसीपी से मुलाकात की और लिखित शिकायत दी। पुलिस ने उन्हें 1 से 2 दिन में कार्रवाई का भरोसा दिलाया, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पीड़ितों का इल्जाम है कि उन्हें मुसलमान होने की कीमत चुकानी पड़ रही है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। रिपोर्ट की खबर नंबर 9, हाथरस में मुसलमानों पर तिरंगे का अपमान का आरोप, पत्रकार ने लगाए गंभीर आरोप। हाथरस से एक तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए वायरल हुई है। पत्रकार अशरफ हुसैन के मुताबिक मॉलिटिक्स नाम के एक निजी चैनल ने हाथरस की तस्वीर को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। तिरंगे के अपमान का हवाला देकर मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की गई। इस पोस्ट को आक्रामक हेडलाइन के साथ शेयर कर लोगों के गुस्से को भड़काने की कोशिश की गई। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस, एनसीपी और टीएमसी जैसे दलों के झंडों में तिरंगे के रंगों का इस्तेमाल भी सवालों के घेरे में आता।
सच ये है कि तिरंगा हमेशा जोड़ने का प्रतीक रहा है, मगर पॉलिटिक्स और ऐसे प्लेटफॉर्म्स ने इसे मुसलमानों को टारगेट करने और इस्लामोफोबिया फैलाने का औजार बना दिया है। पत्रकार अशरफ हुसैन की बात पर सहमति जताते हुए शादाब खान नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा, कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी जैसे कई राजनीतिक दल अपने पार्टी झंडे में तिरंगे के रंग और डिजाइन का इस्तेमाल करते हैं, तब इनका दर्द कहां चला जाता है। मुनव्वर शेख नाम के एक बंदे ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का, कुछ एंकर्स का और कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का काम बस नफरत फैलाना बचा है। मोहित सैनी नाम के एक शख्स ने पत्रकार अशरफ की बात से इनकार किया और कहा, शर्म आनी चाहिए, राष्ट्र प्रतीक चिन्हों का लोग अपमान कर रहे हैं, आपके जैसे लोग उन्हें डिफेंड कर रहे हो, धर्म का चश्मा उतार कर देखना चाहिए। आपको क्या लगता है इस मामले को लेकर? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। रिपोर्ट की खबर नंबर 10, नेपाल में भारतीय मीडिया पर लगा नैरेटिव फैलाने का आरोप। फैक्ट चेकर ने खोल दी एंकर की पोल। एंकर ने बौखलाकर क्या कुछ कहा है, बताएंगे इस खबर में। जैसा कि आप जानते हैं, नेपाल में युवाओं ने सरकार के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ बड़े लेवल पर आंदोलन कर रहे हैं। दशकों से चले आ रहे करप्शन के खिलाफ नेपाल के युवा सड़कों पर उतर आए। हालात ऐसे बन गए हैं कि सरकार में बैठे पीएम और दिग्गज मिनिस्टर्स अब कुर्सी छोड़ रहे हैं। इस बीच भारतीय मीडिया के एंकर्स भी इसे कवर करने वहां पहुंचे। इस बीच टाइम्स नाउ, नवभारत और एनडीटीवी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि नेपाल के युवा नरेंद्र मोदी जैसा पीएम चाहते हैं। चैनल्स पर आरोप है कि उन्होंने एक ही लड़के को कई जगह एक ही बात बोलते हुए दिखा दिया और नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। एनडीटीवी द्वारा कवर की गई एक रिपोर्ट पर रिएक्ट करते हुए फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने कहा, भारतीय समाचार पत्रकारों ने एक ही व्यक्ति से संपर्क किया ताकि ये कहानी बनाई जा सके कि नेपाल के जेन जेड को मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। एक एक्स यूजर ने इसी तरह का आरोप लगाते हुए लिखा, क्लासिक मीडिया चाल। एनडीटीवी और टाइम्स ने एक ही व्यक्ति के पीछे पड़कर ये कहानी गढ़ने की कोशिश की कि नेपाल का जेन जेड मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहता है। वो अपनी कहानी को फिट करने वाला चित्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जमीन पर मौजूद असली अशांति को नजरअंदाज करते हुए। सच्चाई को स्क्रिप्टेड आवाजों की जरूरत नहीं होती। एनडीटीवी के एंकर ने इन आरोपों पर रिएक्ट करते हुए लिखा, जुबैर ने कभी अपने एसी कमरे से बाहर कदम नहीं रखा और उसे पत्रकारिता का ज भी नहीं पता। हमने गोलियों, आंसू गैस के गोलों का सामना किया और लाइव रिपोर्टिंग की। ये बिल्कुल सामान्य है कि उसे समझ नहीं आएगा कि पत्रकारिता क्या होती है और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भारतीय पीएम और मोदी की तारीफ करे। इतनी है उसकी भारत से नफरत। इस पर एक एक्स यूजर ने कहा, गोलियां और आंसू गैस आपको पत्रकार नहीं बनाते, जमीर बनाता है, इसलिए अभी तक आप प्रोपेगेंडा फैलाने में लगे हुए हैं। आपकी इस रिपोर्ट को लेकर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी और जरूरी खबरों के लिए गली न्यूज से जुड़े रहें।